हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज आज आप लोगों के बीच एक नई सेशन लेकर आए हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आज का हम लोगों को टॉपिक रहेगा भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र सॉरी, पेन टपक गया। आरक्षित क्षेत्र आज हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जितने इससे महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों को आज मैप के जरिए मैं बताऊंगा, और प्रत्येक एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं, अति महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिए। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत में? कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कुल कितने हैं, आज हम लोग देखेंगे। कुल टोटल भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कितना है? भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से कि इसे दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को जिसमें से कि 11 जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें से 18 ऐसे हैं जिसे 18 में से 11 ऐसे हैं जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में क्या किया गया है, इसे शामिल किया गया है। और 7 ऐसे हैं जिसे यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसमें से 7 को शामिल नहीं किया गया है। इसमें से आया है यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी मुख्यालय, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। पेरिस किसका कैपिटल है? पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। पेरिस किसका कैपिटल है? फ्रांस का कैपिटल है। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में है। कहाँ पर? फ्रांस में पड़ता है। उस मंडल आरक्षित क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है पर्यटन अधिवास मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे नियंत्रित किया जाता है। तो पूछ लिया जाएगा कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पर्यटन अधिवास मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। और इसे में इस 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में से 11 ऐसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे क्या किया गया है, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया, और 7 को शामिल नहीं किया गया है। तो हम लोग मैप के जरिए देखेंगे कि कौन कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम लोग एक भारत का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए भारत है। यहाँ पर गुजरात वाला क्षेत्र बनाते हैं। गुजरात वाला क्षेत्र है। यहाँ पर दक्षिण भारत है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर भारत बना दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर आइए सिक्किम वाला क्षेत्र बनाइए। यहाँ पर आइए पूर्वोत्तर भारत बनाइए। आप लोग यहाँ पर हम लोग भारत का मैप हम लोग बना दिए। इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा राज्य में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पड़ता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं
सबसे पहला एक पड़ता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आप लोग पहाड़ियों के बारे में पढ़े होंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आकर के मिलती है वहाँ की जगह को बोला जाता है नीलगिरी क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, नीलगिरी एक जगह है। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। किसका, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस पर यहाँ पर एक नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ को सबसे पहला, भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी है। इसे यूनेस्को के द्वारा 2000 ईस्वी में 2000 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को 2000 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और इसके बारे में फैक्ट है कि भारत का पहला बायोडायवर्सिटी रिजर्व है, बायोडायवर्सिटी रिजर्व क्षेत्र है, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का पूछ देगा कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है, जो कि 3 स्टेट में पूरी तरह से है, जो कि यहाँ पर पड़ता है, केरल में है, तमिलनाडु में भी पड़ता है और कर्नाटक में। नीलगिरी क्षेत्र छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, पहाड़ी है, जो कि 3 स्टेट में पड़ता है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पड़ता है, ऐसे करके आइएगा, यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर एक श्रीलंका देश पड़ता है। इसके ऊपर यहाँ पर पड़ता है पाक जलसन, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। ऊपर क्या करता पड़ता है, पाक की खाड़ी पड़ता है। इसके नीचे यहाँ पर पड़ता है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर पड़ता है मन्नार की खाड़ी। क्या पड़ता है, मन्नार की खाड़ी पड़ता है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी पड़ता है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये हम दूसरा बता रहे हैं, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी पड़ता है। तो मन्नार की खाड़ी को 2001 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को 2001 में इसे यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। और यहाँ पर समुद्री गाय पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समुद्री गाय, समुद्री गाय। यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर समुद्री गाय पाई जाती है। तो मैंने 2 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया। पहला तो मैंने बताया नीलगिरी वाला क्षेत्र, उसके बाद मन्नार की खाड़ी बताया, जो कि यहाँ पर श्रीलंका पड़ता है, और भारत के नीचे यहाँ पर सकरा जल संधि, जो कि रामेश्वरम वाला द्वीप वाला है क्षेत्र, उसके नीचे पड़ता है मन्नार की खाड़ी, इसे शामिल किया गया है। तीसरा अब हम बताने जा रहे हैं। तीसरा आप लोगों को पता होगा, यहाँ से आप बहकर आती है गंगा नदी, आती है गंगा नदी, और यहाँ से तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम के रास्ते होते हुए यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी। इन दोनों के मुहाने पर एक विश्व का सबसे विशालतम डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर मैं तीसरा ले रहा हूँ, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा, क्या, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन जो डेल्टा है, इसको क्या किया गया है, यूनेस्को के द्वारा इसे भी यूनेस्को के द्वारा 2001 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसे कब, 2001 में यूनेस्को में क्या किया गया है, शामिल किया गया। काफी गर्मी है, यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है, जो कि विश्व के सबसे विशालतम डेल्टा है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। गर्मी यहाँ पर है, थोड़ा पसीना लगे, इस वजह से नहीं चल रहा। बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा, जिसे 2001 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये तीसरा में हम लोगों को बताया। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेस्ट बंगाल। और यहाँ कहाँ पड़ता है, यहाँ नीचे पड़ता है, यहाँ पर 3 स्टेट में पड़ता है। नीलगिरी 3 स्टेट में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, उसके बाद केरल में पड़ता है, उसके बाद एक और पड़ता है जिसका नाम है तमिलनाडु में पड़ता है। 3 स्टेट में नीलगिरी के बारे पड़ता है। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा के बारे में हम लोग चर्चा कर ली। उसके बाद उत्तराखंड में, यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड में यूके यानी उत्तराखंड में एक चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। क्या है, नंदा देवी। उत्तराखंड के सबसे सर्वोच्चम चोटी या सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नंदा देवी है।
इसे यूनेस्को के द्वारा 2004 में, 2004 में, कब, 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2004 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। और ये उत्तराखंड यानी यूके, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी। उत्तराखंड के पूछ देगा कि उत्तराखंड के सर्वोच्च चोटी कौन सा है, नंदा देवी। इसे बायोडाइवर्सिटी इस क्षेत्र घोषित किया गया है और यूनेस्को के द्वारा इसे 2004 में इसे घोषित किया गया। तीसरा या चौथा हो गया, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद हम लोग पचवा देखते हैं, पचवा जो कि मेघालय में पड़ता है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है मेघालय, यहाँ पर एम से मेघालय हो गया ना, यहाँ पर मेघालय पड़ता है, मेघालय पड़ता है। तो मेघालय में आप लोगों को पता होगा कि मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां, जिस पर कि गारो पर एक चोटी, गारो पर एक सबसे ऊंची चोटी है गारो पर, गारो पहाड़ी पर, जिसका नाम है नोक्रेक। इसका क्या नाम है, नोक्रेक। इसका क्या नाम है, नोक्रेक, नोक्रेक, नोक्रेक है। तो नोक्रेक को विश्व विरासत नोक्रेक के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे यूनेस्को के द्वारा 2009, अब 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, 2009 में। यहाँ पर नोक्रेक चोटी पर लाल पांडा की विशेषता पाई जाती है। किसका, लाल पांडा, लाल पांडा। नोक्रेक चोटी पर क्या पाया जाता है, लाल पांडा पाया जाता है। थोड़ा मार्कर आज अच्छा तो नहीं चल पा रहा है, लाल पांडा पाया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा नंबर का हो गया, 5 नंबर का। कौन सा नंबर का होगा, 5 नंबर का। उसके बाद हम लोग 6 नंबर देखते हैं, उड़ीसा में। यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है, यहाँ पर देखिए उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा। उड़ीसा को मैं खींच कर यहाँ पर लाता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ। उड़ीसा में एक पड़ता है जिसका नाम है सिमलीपाल। क्या है, सिमलीपाल। यहाँ पर 5 से 6 हो गया, सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल। सिमलीपाल को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और इसे यूनेस्को के द्वारा 2009 में ही, 2009 में ही, 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि सिमलीपाल को कब यूनेस्को में शामिल किया गया, 2009 में। और यहाँ पर सिमलीपाल में विशेषता है कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पर क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर सिमलीपाल में पाया जाता है। उसके बाद 6 हो गया। उसके बाद 7 पर हम लोग आते हैं, 7 नंबर पर। यहाँ पर पड़ता है मध्य प्रदेश। क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश यानी एमपी, मामा की नगरी जिसे बोलते हैं, एमपी। यहाँ पर एक पड़ता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी। यहाँ पर क्या पड़ता है, पंचमढ़ी। 6 हो गया, यहाँ पर 7 में लिख देता हूँ, 7, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और इसे यूनेस्को के द्वारा, कब, इसे यूनेस्को के द्वारा, इसे भी 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब 2009 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यहाँ की विशेषता क्या है पंचमढ़ी में, यहाँ पर गिलहरी बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गिलहरी, गिलहरी। यहाँ पर क्या पाया जाता है, गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है, गिलहरी पाई जाती है। तो मैंने 7 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बता दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, गिलहरी हो गया, उसके बाद 2009 हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ पड़ता है। क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़, CS से हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मैं ऊपर खींच कर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक पड़ता है, आप लोगों को पता होगा कि मैकाल जो श्रेणी है, मैकाल पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। हालांकि अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है, आप लोग कमेंट, 2-3 नदियां निकलती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कौन कौन सी नदियां अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैकाल पहाड़ी पर एक अमरकंटक पड़ती है। अमरकंटक के आसपास ही पड़ता है, 1 नंबर में लिखता हूँ, अचनकमार, अचनकमार, अचनकमार
को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे कब घोषित किया गया? इसे सन 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अचानकमार कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आप लोगों को मैप के जरिए मैं लोकेट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा एक एक करके। इसे अचानकमार को कब? छत्तीसगढ़ में है, 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, अचानकमार हम लोग देख लें। उसके बाद हम लोग आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो कि यहाँ पर है अंडमान निकोबार, अंडमान, ऊपर अंडमान 4 द्वीप है, उसके बाद नीचे क्या है? निकोबार है। निकोबार नीचे 3 द्वीप है। यहाँ पर पड़ता है ग्रेट निकोबार। यहाँ पर क्या पड़ता है? ग्रेट निकोबार। यहाँ पर क्या पड़ता है? ग्रेट निकोबार। यहाँ पर ग्रेट निकोबार, निकोबार। ग्रेट निकोबार को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। 9 नंबर होगी ग्रेट निकोबार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो ग्रेट निकोबार को 2013 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है। 2013 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे दक्षिणतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? सबसे दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में आप लोगों से पूछ देगा कि सबसे दक्षिण में स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वह है ग्रेट निकोबार, जो कि 2013 में यूनेस्को में क्या किया गया था? शामिल किया गया है। और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे दक्षिणतम स्थित है ग्रेट निकोबार। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 नंबर हो गया, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर केरल स्टेट पड़ता है ना, यहाँ पर केरल स्टेट पड़ता है। क्या पड़ता है? केरल स्टेट। आप लोगों को पता होगा केरल स्टेट। और मैं इसको यहाँ से खींच कर लाता हूँ, देखिएगा यहाँ से खींच करके मैं ला रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कौन सा नंबर? 9 एक 10 नंबर में लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इसे मिक्सअप नहीं कीजिए। केरल में, यहाँ पर केरल में पड़ता है, केरल में, जिसका नाम है अगस्त मलाई। क्या है? अगस्त मलाई। क्या है? अगस्त मलाई है। अगस्त मलाई जो कि है कहाँ पर पड़ता है? केरल में। इसे 2016 में, कब? 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2016 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर समुद्री जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समुद्री जीव। समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, यहाँ पर पाया जाता है समुद्री जीव पाया जाता है। काफी गर्मी है, देख रहे हो, पसीना हो गया, हालत खराब हो गया। यहाँ पर पाया जाता है समुद्री जीव पाया जाता है। कहाँ पर? अगस्त मलाई कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2016 यानी 2016 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पड़ता है सिक्किम स्टेट, जो ऊपर उठा वो भाग है, यहाँ पर पड़ता है सिक्किम को मैंने ऐसे डिनोट किया। सिक्किम को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, फिर ऊपर देखिए, सिक्किम को मैं ऊपर लेकर गया। तो ये कौन सा 10 नंबर था? ये हो गया 11 नंबर। कौन सा नंबर हो गया? 11 नंबर हो गया। 11 नंबर पर पड़ता है, जो कि सिक्किम में बहुत फेमस एक चोटी भी है, जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कंचनजंगा का नाम से सिक्किम में एक चोटी भी पड़ता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए करके कि कंचनजंगा की चोटी की ऊंचाई कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन और ये बताइएगा कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, और भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग बताइएगा। कंचनजंगा को 2018 में, कब? 2018 में, आज मार्कर नहीं चल रहा है, क्या हो गया? 2018 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब? 2018 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। और इसका विशेषता क्या है कि भारत का ये नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नवीनतम पूछ देगा कि भारत का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब है, तो वो कंचनजंगा है। कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। इसे यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया? तो 2018 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। 11 हमने अभी 18 में से
11 को मैंने बता दिया जो कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब बचा 7, तो हम लोग 7 को हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। जितना ये सब लिखे हैं हरा कलर का, ब्लू कलर का लिखा हूँ, सब हो गया क्या, ये सब यूनेस्को में शामिल। अब मैं ब्लैक से लिखता हूँ हेडिंग उसकी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पड़ता है हरियाणा, यहाँ पर क्या पड़ता है हरियाणा, यहाँ पर क्या पड़ता है हरियाणा, हरियाणा स्टेट पड़ता है। तो हरियाणा में एक पड़ता है कोल्ड डेजर्ट, क्या पड़ता है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट जो कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, भारत का सबसे उत्तर में स्थित जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट है। तो आप लोगों से पूछ देता है कि सबसे उत्तरतम, तो इसको मैं इससे लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा गोल में कर देता हूँ। पहला मैंने बताया कोल्ड डेजर्ट, और ये भारत का सबसे उत्तर में स्थित, यानी भारत का उत्तरतम, उत्तर में स्थित है। तो पूछ देगा कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। मैंने एक चर्चा की है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर देखिए गुजरात वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो है, यहाँ पर पड़ता है कच्छ का रण, यहाँ पर क्या पड़ता है कच्छ का रण। मैं इसको भी यहाँ पर खींच कर ला रहा हूँ, यहाँ पर सॉरी मैं ब्लैक में से लेता हूँ। यहाँ पर होता है कच्छ का रण, यहाँ पर क्या होता है कच्छ का रण, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कच्छ का रण, कच्छ का रण। मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इससे आप लोगों को पता चल जाए कच्छ का रण। यहाँ पर क्या है गुजरात वाला क्षेत्र में कच्छ का रण। इसकी विशेषता क्या है कि भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कच्छ का रण है। इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए कि भारत का बड़ा सबसे बड़ा, सबसे, यहाँ पर लिख देता हूँ भारत का बड़ा, लिख देता हूँ भारत का बड़ा। हाँ, पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कच्छ का रण है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। इसे मैप से आप लोगों को पता चल गया है, गुजरात वाला क्षेत्र है। आप मैंने 2 बताया, एक कोल्ड डेजर्ट बताया कहाँ पर हरियाणा में, एक दूसरा मैंने बताया कच्छ का रण बताया जो कि है गुजरात वाला क्षेत्र में, जो कि भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद तीसरा एक मैंने मध्य प्रदेश में बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश को मैं यही पर लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश में एक है पन्ना, क्या है पन्ना, मैं मध्य प्रदेश को यहीं पर लिख दिया, ब्लैक में बंद कर दिया, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पड़ता है जिसका नाम है पन्ना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इधर मैंने 3 बता दिए। उसके बाद हम लोग एक देखते हैं जिसका नाम है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एपी, एपी यानी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कि एर्नामल्ला, नल्लामल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा, शेषांचल। आप लोग जब पहाड़ियां वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पहाड़ियां आता है। तो आंध्र प्रदेश में पहाड़ियां को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसको मैं खींच करके मैं इसे नीचे लाता हूँ, इसको देखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। मैं यहाँ पर लाया, इसका नाम है शेषांचल, 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 शेषांचल। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, बॉक्स में कर देता हूँ। तो शेषांचल जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या किया गया, घोषित किया गया है। मैंने 4 बता दिया। उसके बाद 3 और पढ़ना है हम लोगों को, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पड़ता है ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो कि असम है। ये वाला क्षेत्र क्या है, असम। असम, असम में 2 है, एक पहले मैंने यहाँ से खींच कर लेकर जा रहा हूँ, असम ब्लैक से सही है। असम में, असम में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का, देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग। इसको मैं घोषित बंद कर देता हूँ, दिहांग दिवांग। उसके बाद हम लोग देखते हैं असम में, असम में 2 है जो कि मैं यहाँ से खींच कर लेकर जा रहा हूँ। असम में एक का नाम पड़ता है मानस, 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 मानस को मैं भी बॉक्स में बंद कर दिया, यहाँ पर देखिए मानस। तो असम में मानस, और अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश को ARU से मैं डिनोट कर दिया, ARU। ये कहाँ पर है, असम में है मानस।
उसके बाद असम में एक और है जिसका यहाँ से मैं खींच कर लेकर जा रहा हूँ, जिसका नाम है डिब्रू सिखोवा। क्या नाम है? डिब्रू सिखोवा। डिब्रू डिब्रू सिखोवा। सिखोवा क्या है? डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सिखोवा जो कि कहाँ पर है? असम में पड़ता है। इसको मैं बॉक्स में बात कर देता हूँ। इसके बारे में एक जानकारी है कि भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है डिब्रू सिखोवा। सबसे छोटा है, यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बारे में। गर्मी से हाथ भीग जाता है बोर्ड पे, इस वजह से नहीं मार्कर चल रहा है। सबसे, देखिए यहाँ से लिखा हूँ, सबसे छोटा बायोडाइवर्सिटी रिजर्व एरिया क्षेत्र, यानी सबसे छोटा भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू सिखोवा है। कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। असम को मैंने ए से डिनोट कर दिया, ये भी क्या पड़ता है? असम में पड़ता है। तो आज मैंने जितने भी भारत के महत्वपूर्ण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र थे उसके बारे में मैंने एक एक करके चर्चा किया। तो देखिए, भारत का पूछ देगा कि सबसे उत्तर में स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का है, तो वो है कचकरण। कचकरण कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है कचकरण। उसके बाद पूछ देगा कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है डिब्रू सिखोवा। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। पूछ देगा कि भारत का सबसे नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कि नाम है कंचनजंगा। कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। इसे 2018 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद पूछ देगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम में स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार वाला श्रेणी जो कि बंगाल के खाड़ी में स्थित है, तो इसको ऊपर ग्रेट निकोबार है, जो कि 2013 में यूनेस्को के द्वारा इसे शामिल किया गया। तो आज हमने पूरी तरह से जितने भी भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कि 18 है, मैंने उसे विधिवत तरीका से मैप के जरिए हम लोग उसे उसको देखे, उसको मैप के जरिए हम लोग पढ़े उसके बारे में। अगर आप लोगों को सेशन ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।